हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग यहाँ पर 4 मैचेस का रिव्यू करने वाले हैं। डेफिनेटली भाई मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ कि तुम में से काफ़ी लोग यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का मैंने रिव्यू नहीं किया था, उस चीज़ के लिए नाराज थे, तो उसके लिए भाई अपोलोजाइज मैं करूँगा यहाँ पर। एंड डेफिनेटली मैं इस चीज़ को आगे आने वाले एपिसोड में देख लेंगे। लेकिन इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं पीएसजी वर्सेस न्यूकासल के मैच की। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस मैच से हमने जो एक्सपेक्ट किया था ये उस चीज पे प्रॉपर तरीके से खरा उतरा है, सिवाय वो लास्ट मिनट वाली रिग्ड वाली हरकत से। अब देखो, तुमको पता है कि मैं मैच रिव्यूज में रेफरी के डिसीजन को ज्यादा उसके बेसिस को लेकर मैं रिव्यू नहीं करता, क्योंकि ऐसे तो फिर सारे मैचेस ही खराब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है कि उससे एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन तो क्रिएट हो गया और उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोनों टीम्स की मेंटालिटी क्या थी। देखो, कायदे से गेम पीएसजी का था, मैंने उस टाइम भी कहा था और मैं अब मैच के बाद भी कह रहा हूं कि हाँ, मैंने सही कहा था, ये गेम पीएसजी का ही था। क्योंकि पीएसजी, लेकिन उसके पीछे पीएसजी अटैकिंग का जो पूरा सीन है वो इतना ज्यादा पैथेटिक था। यस, तुम में से काफी लोग एम्बापे का वो फ्लिक वाला पास, एम्बापे का सेटअप या आप कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा एम्बापे ने खराब खेला मेरे हिसाब से। एम्बापे 1v1 में ड्रिबल नहीं कर पा रहा था, टेक ऑन नहीं कर पा रहा था और 2-3 चांस भी उसने गवाए थे। तो एज सच मेरे को एम्बापे का कोई खास गेम लगा नहीं। गेम मेरे को उस्मान डेम्बेले का ठीक लगा, लेकिन फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा फ्रस्ट्रेशन साफ निकल के आ रही थी। हमको नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से ब्रैडली ब्रकोला, ठीक है 20 साल का लौंडा है, लेकिन सामने वाली टीम में 17 साल का भी खेल रहा है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं दोनों से बड़ा हूं, तो वो और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज है। लेकिन ब्रैडली ब्रकोला ने चांस मिस किया। सब लोग कहेंगे कि 4 चांस मिस किया, लेकिन आप जब उस क्वालिटी ऑफ चांसेस की बात करोगे बहुत टफ था उसको पुल करना। लेकिन अगेन, अगर मैं सारे कंबाइंड चांसेस की बात करूं तो कम से कम 7 ऐसे चांसेस थे कि किसी और दिन पीएसजी आराम से इसमें से 3-4 तो बना देती। हमको नहीं भूलना चाहिए कि निक पोप की डिफेंडिंग भी या फिर गोलकीपिंग एब्सोल्युटली क्लास थी। लेकिन ये चीज इसलिए हो पाई क्योंकि पीएसजी एक मेंटालिटी के साथ आई थी, और वो मेंटालिटी थी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर 1v1 आइसोलेशन क्रिएट करके बॉक्स में बॉल डालो या फिर कट करके टैप इन कर पाओ। अब देखो, इसके पीछे रीजन ये था कि अगर एम्बापे की बात करें, उस्मान डेम्बेले की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है 1v1 ड्रिबलिंग करना, और डेम्बेले भी इसमें एक्सेल करता है, एम्बापे भी इसमें एक्सेल करता है। अच्छा, इसके चीज एक लुइस एनरिके ने मस्त चीज इजाद करी है, जो कि वो अब कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहा है। वो ये कि या तो उस्मान डेम्बेले को विंग पे चिपका के रखो और हकीमी को लाइक कोलोमुआनी और उस्मान डेम्बेले के बीच में राइट हाफ स्पेस, जिसको हम बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयने, जूलियन अल्वारेज, फ्रैंकी डियोंग टाइप स्पेस कहते हैं ना, उस वाले स्पेस में डाल दो। और उससे होता यहाँ पर यह कि आप देखो, अगर स्टैट्स देखो इंडिविजुअल तो अच्छे आए हैं। हकीमी ने ऑलरेडी 4 गोल स्कोर कर दिए इस सीजन, लेकिन हकीमी के पास टेक्निकल क्वालिटी ज्यादा है नहीं। तो होता यहां पर यह कि वही चीज था कि आप वहां से आइसोलेशन क्रिएट करके कुछ भी करके चांस बीच में क्रिएट करो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूकासल यूनाइटेड की इस चीज को काउंटर करने की क्या थी, आप नैरो रहो, आप रहने दो से बॉल, उसको बॉल वहीं रहने दो, लेट उस्मान डेम्बेले हैव द बॉल एट द विंग। आएगा तो अंदर ही, क्योंकि वो क्रॉस नहीं डालेगा, क्वालिटी ऑफ द क्रॉस नहीं आया, क्वांटिटी ऑफ द क्रॉस भी नहीं आया, उसको बॉल अंदर आपको डिफेंड करना है। और अंदर लसेल्स की बात करें, शार्क की बात करें, ये सारी अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे थे। हमने इसीलिए देखा कि यहाँ पर बहुत सारे टैपिंस की बात करें या फिर बहुत सारे ओपन चांसेस मिस किए गए, क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड वो होने दे रही थी, वो उसमें सक्सेसफुली बच गई। ये कह उनकी किस्मत भी और उनकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी वाली डिफेंडिंग भी है। न्यूकासल यूनाइटेड का ऑफ द बॉल जो गेम था वो ये भी था कि भैया प्रेस करेंगे दो तरफा, मिड प्रेस भी कर सकते हैं, हाई प्रेस भी करेंगे, लो प्रेस भी करेंगे, ऑपर्चुनिस्टिक प्रेस करेंगे। और प्रेस में मैंने तुमको वही चीज कहा था कि वैसे तो गेम पीएसजी का है, लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड इसको एक ही तरीके से जीत सकती है अगर वो 2 चीजें कर सके। पहली सिंपल चीज है, आपको प्रेस इफेक्टिव रखना है। क्या इस गेम में प्रेस इफेक्टिव था? यस। डोनारूमा पे जो चांस मिस किया था, अल्मिरॉन ने हकीमी को डिस्पोसेस किया था, डोनारूमा की गलती थी। फिर डोनारूमा ने यहाँ पर ऑफकोर्स एक गलती करके गोल ही कंसीड कर लिया। लेकिन आप देखो, डोनारूमा कभी कंफर्टेबल लगा ही नहीं प्ले आउट फ्रॉम द बैक में। तो मैं कहूंगा कि यस, प्रेस वाज इफेक्टिव। दूसरी चीज थी कि आप प्रेस कर रहे हो, बाय चांस प्रेस खाली हो जाता है या फिर उसको बाईपास कर देती है पीएसजी बिकॉज दे हैव द पर्सनल, तो यहां पर आप आउट नंबर ना हो जाओ। बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम्स पे ऐसा लगा था कि पीएसजी यहां पर काउंटर पे खोल देगी, लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड बहुत जल्दी अपने नंबर्स में डिफेंड करने लगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट के 15 मिनट तो उन्होंने सिर्फ डिफेंड ही करा है, लाइक एथलेटिको मैड्रिड खेलते, जो कि जरूरी है। जब ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर आप सर्वाइवल के ब्रिंक पे होते, तो वहां पर आप ज्यादा देखते नहीं हो कि यार हमारी आइडेंटिटी क्या है या हमारा वो क्या है, ठीक है। तो वहां पर लग रहा था और इनएविटेबल भी लग रहा था कि पीएसजी गोल मार देगी, बिकॉज दे हैव सो मेनी प्लेयर्स ऑफेंसिव जो कि अच्छा खेल रहे थे या फिर कुछ ना कुछ आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। न्यूकासल की वर्क रेट पे तो देखो, मेरे को लगता है कि यहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था।
वो बहुत बढ़िया वर्क रेट था उनका, दिख रहा था कि उनको इस गेम की अहमियत का पता है। ये भी दिख रहा था कि वो थोड़े से हड़बड़ा भी रहे, डर भी रहे, जो लाजमी भी है क्योंकि एक न्यूकासल का एटमॉस्फेयर था, तो पीएसजी वालों ने भी अपना क्रिएट करके रखा था। जहां मेरे को लगता है कि एडी ओवे ने आउटक्लास किया है लुइस एनरिके को, और ये बहुत बार हो चुका है कि लुइस एनरिके को जब भी मैं देखता हूं कोई ना कोई मैनेजर उसको आउटक्लास कर रहा है। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी कि लुइस एनरिके आज भी टैक्टिकली आउटक्लास हुआ, जिसका उसने बहुत एंड तक चीजें छोड़ दी थी सॉल्व होने के लिए। मिडफील्ड बैटल, भाई न्यूकासल यूनाइटेड ने 4-5-1 रखा, उसने 5-4-1 नहीं रखा बल्कि 4-5-1 रखा। उसके पीछे का रीजन ये था कि एल्मिरॉन, और अगर हम इधर एंथनी गोर्डन की बात करें, मिड में यहाँ पर नंबर ज्यादा बढ़ाएंगे जिससे पीएसजी के मिडफील्डर्स के पास कोई स्पेस ना हो यहाँ पर बॉल आगे करने की, और यहाँ पर मिडफील्ड में नंबर बढ़ा के रखें। अब इस चीज को दो तरीके से सॉल्व हो सकता था। देखो यहाँ पर अगर हम बैक थ्री की बात करें, जो कि पर्टिकुलरली लुकास हर्नांडेज, डेनिलो परेरा और यहाँ पर स्क्रीनर के साथ था, हमें पता है कि डेनिलो परेरा यहाँ पर मिडफील्डर की तरह खेला हुआ है, लेकिन वो स्टेप अप नहीं कर पाया। दूसरी चीज, मैंने तुमको प्रेडिक्शन में भी कहा था कि फर्स्ट 9 यूज करना उसको पसंद है, कोलो मुआनी ये नहीं कर पा रहा था। बाद में जाके वो असेंसियो लेके आया, जो कि अल्टीमेटली वही काम करने लगा गोंसालो रैमोस के पीछे, लेकिन इसको लगभग 70-80 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया गया। दूसरी चीज यहां पर ये थी कि विंग पे तो वो जाने ही दे रहे थे, लेकिन इस चीज से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो टर्न अराउंड था, जो टर्न ओवर था, वो बहुत ज्यादा क्लासी था। चाहे आप एल्मिरॉन की प्रोग्रेशन की बात करो, एंथनी गोर्डन की प्रोग्रेशन की बात करो, या जोलिंटन के प्रोग्रेशन की बात करो, प्रोग्रेस कर पा रहे थे। पीएसजी का प्रेस जो था वो बहुत बेकार था। यहाँ पर हम डेफिनेटली बात करेंगे बाद में कि पॉइंट्स टेबल में क्या इसका असर है। ओवरऑल मेरे को लग रहा था कि अगर रेफरी की बात करें, मेरे लिए वो पेनल्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बॉल यहां पर लग के हाथ पे लग रही है, यस वो एक आप कह सकते हो कि कॉल है पेनल्टी के लिए, बट अगर यहां पर लग के हाथ पे लग रही है तो आदमी क्या करेगा भाई? आदमी का जो पूरा फोकस है वो तो इसका है ना, वो इसको पोजीशन करने के लिए थोड़ी है। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि अगर मान लो कि मैंने हेडर मारा और हेडर मार के वो बाय चांस 1-2-3-4 बार टक आके कहीं पे फिर मेरे हाथ पे लग गई, और फिर रेफरी कहता है कि ये तो पेनल्टी है। अरे भाई मेरे को थोड़ी पता कि वो कहां से टक्कर के यहां आ जाएगी। तुम कह सकते हो कि उसका हाथ यहां था, लेकिन यहां नहीं लगी थी, रेफरी ने कहा यहां लगी थी। सो इट्स अगेन मेरे को लगता है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, और अननेचुरल पोजीशन तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मेरे लिए तो नहीं था। और ये वीआर ने कह दिया, आज से 5-6 साल पहले अगर हम ये वीआर वगैरह ना होता और किसी को ये रिप्ले दिखाते और कहते पेनल्टी दी गई थी, वो हंस देता, डेफिनेटली हंस देता। बाकी तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी बार्सिलोना वर्सेस पोर्तो की। एब्सोल्युटली मेरे को लगता है कि फन गेम था, बट अगेन ये वो वाला गेम आ गया जहां पर आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी, देखो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पर गेम से पहले इस मैच की विक्ट्री को इतनी अहमियत देना चाहते थे, और जब आपको विक्ट्री मिल गई है तो अब आप कहीं ना कहीं उसकी अहमियत गिरा नहीं सकते। इस गेम की विक्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते थे। सब लोग यही कह रहे थे कि ये देखो यहाँ पर टैक्टिकल डिजास्टर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगेन फिर आपको यहाँ पर बार्सिलोना की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इसके बावजूद गेम निकाला है। अब देखो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को लगता है हमें बताना जरूरी था। पहला तो यह है कि आपने खुद ही गेम को बहुत डिफिकल्ट बना रखा था। लार्ज पार्ट्स के मैं कहूँ तो पोर्तो बहुत चढ़ के नहीं खेल रही थी, लेकिन ऐसा है कि बार्सिलोना कुछ कर नहीं रही थी। विद बॉल विदाउट बॉल कोई खास दिख नहीं रहा था। विदाउट बॉल प्रेस नहीं है, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट प्रेस है, कोई कलेक्टिविटी नहीं है प्रेस में, कोई एफिशिएंसी नहीं है प्रेस में। लेकिन उसके अलावा अगर मैं ऑन द बॉल की मैं बात करूं तो ये चीज़ तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपका लाइक क्रिएटर पेडरी है, अगर आपका डिफरेंस मेकर पेडरी है, तो उसको बॉल पे तो होना पड़ेगा ना। वो नहीं था। आज पर्टिकुलरली कंसेलो और जाओ फेलिक्स वाली विंग काम कर रही थी, और मेरे को लगता है कि उसको कंसिस्टेंटली यूज भी किया गया बिकॉज वो काम कर रही थी, और उसने अल्टीमेटली आपको रिजल्ट भी दिया। चाहे जाओ कंसेलो के खुद के गोल की बात करें या फिर जाओ फेलिक्स के लिए उसने जो सेटअप किया है, पूरी तरीके से समझ में आ रहा था। ये बताता है कि आपको जाओ कंसेलो किस तरीके से यूज करना है। अब देखो जाओ फेलिक्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो है ना, हाथी के दांत दिखाने में कुछ और खाने में कुछ और, कि भाई बड़े लाइक बहुत इनपुट आता है लेकिन उसका आउटपुट में ज़्यादा कन्वर्ट होता नहीं है। बट मेरे को लगता है कि ओवरऑल जब आपकी पूरी टीम एफर्ट में और इंटेंट में कमी आती है, जाओ फेलिक्स जाओ कैंसेलो मेरे को अच्छे लगते हैं, नेट पॉजिटिव लगते हैं एटलीस्ट। रफीनिया ऑन द विंग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरे को सेंटर फॉरवर्ड पे बहुत सही लगा था, इनसाइड फॉरवर्ड पे मेरे को काफ़ी सही लगता है। अभी विंग पे मेरे काम नहीं कर रहा, ही कैन नॉट रेप्लिकेट जो कि डेम्बेले करता है या करता था मतलब अब तो नहीं है बार्सिलोना में। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि लेवेंडोव्स्की का फ्लॉप शो कंटिन्यू है, एंड इट्स नॉट बिकॉज कि उसने गोल नहीं स्कोर करा,
लेकिन एक था जहां पर आई थिंक जाओ फेलिक्स ने उसके लिए सेटअप किया था या किसने सेटअप किया था, और उस वो लेवेंडोव्स्की जो कि अगर कॉन्फिडेंस से भरपूर होता या फिर अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करते, वो उसको काटा के सीधा गोलता। दैट्स हाउ लेवेंडोव्स्की इज वॉज, और वो लेवेंडोव्स्की को मैं जानता हूं, लेकिन वो यहां नहीं हुआ। लेवेंडोव्स्की किस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से उसका इनपुट है, किस तरीके से उसका इंटेंट है, इट्स कंफ्यूजिंग है। डिफेंस की बात करें, 3 एट द बैक था, इनिगो था, कुंडे था, अराउओ था। मेरे को लगता है कि यहाँ पर एवरीथिंग इज गुड। जब बात उन पे आती है वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उनके आगे कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, कोई एक ऐसा बॉल विनिंग टैकलिंग वाला डीएम नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकते ऐसा। तो बहुत कुछ उस पर जब पोर्तो का अटैक आता था तो मैंने ये कहा था कि पोर्तो के पास पेस भी और टेक्निकल क्वालिटी है। बार्सिलोना ने एक सेंटर बैक और डाल के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा काम करी नहीं। आप कह सकते हो कि इनाकी पेना ने बचा लिया, 2-3 सेव अच्छे करे, बहुत बढ़िया सेव करे कायदे से बताऊँ तो यहाँ पर डिफेंस में भी अभी वही टैक्टिकल डिजास्टर क्लास तो है। पोजेशन इतनी तेज आगे बढ़ाया जा रहा है कि जैसे राल्फ रांगनिक का फुटबॉल हम देख रहे हो, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, किसी को यहाँ पर बॉल पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, कोई यहाँ पर उसको लाइक कुछ हटके कुछ लाइक जो बार्सिलोना हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़ाबी ने कभी अपनी टीम को खूबसूरती से नहीं खिलाया, लेकिन आज वो दिखा नहीं बिल्कुल भी। बट स्टिल भाई विक्ट्री इज विक्ट्री, एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पर बार्सिलोना को उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ज़ाबी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। मोर सो कि पहले कंसीड कर लिया आपने और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से आपने टर्न अराउंड किया गेम, इट्स कमेंडेबल। इसी के आधार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर सिटी की। देखो लाइप्जिग में मेरे को लगता है कि लाइप्जिग ने जो 2 गोल मारे उसके जो अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो मैन सिटी से सवाल पूछा जा रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे। आप मैन सिटी की डिफेंस से सवाल पूछने पे आ गए ना, तो आप पूछ ही डालोगे। पहले की टीम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर होता क्या था कि मैनचेस्टर सिटी की डिफेंस से आप कितने ही सवाल पूछ लो, कितना ही टेस्ट कर लो, हर में पास हो जाता है। आज के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट है। आज के टाइम पे मैन सिटी लाइक पता नहीं क्यों, कैसे उनके इंडिविजुअल एरर्स की बात करें या फिर उनका कलेक्टिव सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा जाती है। ओपेंडा के आप दोनों गोल की बात करोगे तो रूबन दियास की 1v1 में थोड़ी सी डिफेंडिंग ऐसी थी, लेकिन अगेन अकांजी को यहाँ पर बुली कर दिया कि दिस इज हाउ दे डू इट। मतलब ओपेंडा के पास पेस भी है, ओपेंडा के पास यहाँ पर बुली करने का पावर भी है, एंड ही हैज़ द शूटिंग टेक्निकल कैपेबिलिटी, तो उसने यहाँ पर उस चीज़ का फायदा उठाया। प्रॉब्लम असल में यहाँ पर ये हो जाती है कि आपकी जो डिफेंस की पासिंग है, आपकी जो डिफेंस का कॉन्फिडेंस है, वो डगमगाने लगता है सिटी का। और ये इस सीजन ही मैं देख रहा हूँ पर्टिकुलरली। मैंने आर्सेनल के अगेंस्ट देखा, मैंने कुछ हद तक लिवरपूल के अगेंस्ट भी देखा, मैंने कुछ हद तक यहाँ पर बाकी गेम्स में भी देखा है, बड़े बड़े की गेम्स में देखा है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो काफ़ी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है कि भैया वॉकर को ये राइट विंग हाइब्रिड वाला ये हटाओ यार। ये वॉकर की उधर से जो इट्स लाइक कि हैविंग लूकस वास्कस वर्सेस अल्फोंसो डेविस, लाइक 2 विंग्स पे ऐसा है कि एक तरफ से उधर से अटैक आ रहा है, एक तरफ से इधर से अटैक आ रहा है। वो LHS इक्वल्स टू RHS हो नहीं पा रहा। वो वॉकर की जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, वॉकर का जो क्रिएटिविटी सामने निकल के आ रही है, वो हालैंड के किसी काम की है नहीं। वो हालैंड के क्या, वो किसी के भी काम की नहीं है। तो वहां से जो XG क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत बहुत अनइवन है, वो बहुत पैथेटिक क्वालिटी का है। अगर उधर की बात करें तो उधर डोकू भी है, फिर ग्रिलिश भी आता है, फिर उधर फिल फोर्डन भी खेल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग वॉकर के साथ कह रहे हैं कि वॉकर को आप या तो पीछे रखो, जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि उस पर पेस है और वो डिफेंडिंग भी अच्छा करता है, लेकिन ओवरऑल उससे ये कट इन वगैरह का काम मत करो क्योंकि वो उससे हो नहीं पा रहा। मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो गेम तो देखो सिटी ने कुछ खास खेला नहीं था, चाहे हम बर्नार्डो की बात करें, फिल फोर्डन की बात करें। हाँ, सेकंड हाफ में एक बार सिटी अपने गियर में आ गई थी, तो है अगेन अर्लिंग हालैंड का सिग्नेचर गोल है। आप उतना स्पेस अगर उसको दोगे तो ना ही वो छोड़ने वाला है और ना ही इस गेम में वो छूटा। इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से फिल फोर्डन ने गोल मारा वो भी एब्सोल्यूट अमेजिंग था। और अगर आप अल्वारेज की बात करोगे तो अल्वारेज उसी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता है जो कि हालैंड अपनी ग्रेविटी से क्रिएट करता है। ओवरऑल मेरे को एक गेम काफ़ी सही लगा। अगेन ये बताता है कि मैनचेस्टर सिटी इवन इफ ऑन अ बैड डे अच्छा गेम पुट ऑन कर सकती है, रिजल्ट निकाल सकती है, और यही चीज़ चाहिए होती है चैंपियंस मेंटालिटी से। ओवरऑल मेरे को मैनचेस्टर सिटी का गेम अच्छा लगा, लेकिन आई रियली लाइक अप्रिशिएट कि यहाँ पर RB लाइप्जिग ने अच्छा फाइट पुट किया। चाहे हम जावी सिमंस की बात करें, चाहे हम यहाँ पर ओपेंडा की बात करें, दे वर रियली गुड। इसी साथ बात करें यहाँ पर AC मिलान और डॉर्टमुंड की, और मैंने कहा था दिस वाज अ गेम ऑफ स्क्रैपी, लेकिन डॉर्टमुंड ने अच्छा खेला।
बट अगेन ये वाला गेम मैं कहूँगा कि हाईली टैक्टिकल बैटल नहीं था, क्योंकि देखो असल में बात ये कि एसी मिलान का तो गेम तो स्लॉपी है ही, और इस गेम से और उभर के निकल के आया कि स्टीफन पियोली की टीम कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है एक इंडिविजुअल क्वालिटी पे, कि भाई एक बंदा 3-4 डिफेंडर को कैसे टेक ऑन करके हमारा कुछ क्रिएट करके दे दे। हमारा सिस्टम तो कुछ खास ऐसा है नहीं। जिरूड को पेनल्टी मिली, पेनल्टी बॉटल की गई, रोयस को पेनल्टी मिली, मार्को रोयस ने स्कोर किया। रोयस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग इट, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, और वहां पे दिक्कतें आ रही थी। ओवरऑल आप अगर बात करोगे तो यहाँ पर डॉर्टमुंड डिफेंड कर रही थी। डॉर्टमुंड की टेक्स्ट बुक अप्रोच है कि अगर आपने गोल स्कोर कर दिया तो आप उसको बचा के रखो, अगर आपको यहाँ पर गोल स्कोर भी करना है तो आप फिर भी यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक ही बनो, एग्रेसिव ना हो, स्पेस मत दो किसी को काउंटर करने के लिए, और सामने वाली स्पेस करो। चाहे इसके जूलियन ब्रांड तो यहाँ पर आडेया में भी आज आया था तो उसकी पेस आपको फायदा उठा रहा है, गिटन्स की बात करें तो उसका भी आप फायदा उठाते ही हो। ओवरऑल भाई डॉर्टमुंड एक सरप्राइज पैकेज निकल के आ रहा है, और कह सकते हो कि एक मैजिकल रन हो सकता है, बट मैं उनको सेमीफाइनल से ज़्यादा ऊपर देखता नहीं हूँ। सेमीफाइनल में मैंने ज़्यादा ही कह दिया, वो देखना पड़ेगा यहाँ पे कि राउंड ऑफ 16 में कौन मिलेगा। पॉइंट्स टेबल की बात करें, बार्सिलोना इज इन द राउंड ऑफ 16। ग्रुप एफ की बात करें तो न्यूकासल यूनाइटेड अभी कंप्लीटली यूरोप से बाहर नहीं हुई है, यूरोपा में आ सकते हैं, लेकिन अब ये कंफर्म है कि पीएसजी के हाथ में उनकी अपनी पूरी किस्मत है। अगर अच्छा खेल गए डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, जीत गए तो वो चैंपियंस लीग में जा रहे हैं। अगर ड्रॉ कर दिया और उधर यहाँ पर न्यूकासल जीत गई गेम, तो मेरे को लगता है कि न्यूकासल जाएगी। तो पीएसजी हैज टू विन देयर गेम, पीएसजी के लिए एक मस्ट विन गेम है। डॉर्टमुंड क्लियर है। असल में यहाँ पर ये है कि अगर न्यूकासल यूनाइटेड मिलान को हरा देती है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली वो हराएंगे, और अगर यहाँ पर पीएसजी और डॉर्टमुंड ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स में सेम हो जाएंगे, और हेड टू हेड में यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। 4-0 से हराया तो फिर एक ड्रॉ कर दिया तो पीएसजी के लिए दिक्कत हो जाएगी। भैया गेम अभी भी खुला हुआ है और लास्ट मैच डे पे छोड़ दिया गया।